नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आंग्ल सिख युद्ध को समझेंगे। लेकिन आंग्ल सिख युद्ध को समझने से पहले हम संक्षिप्त में सिख धर्म के इतिहास को परीक्षा दृष्टि से क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिख धर्म की जड़ों को मतलब कि गुरु परंपरा को क्रम से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी नींव रखी थी श्री गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में। उनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जिसे अब हम ननकाना साहिब कहते हैं। और उनकी मूल शिक्षा क्या थी? मतलब उनका मुख्य संदेश क्या था? उनका मुख्य संदेश था एक ईश्वर में विश्वास, यानी एकेश्वरवाद, और उन्होंने सिमरन पर बहुत जोर दिया। अच्छा, और उन्होंने ही लंगर प्रथा की भी शुरुआत की थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। निःशुल्क सामुदायिक भोजन की ये परंपरा, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, ये उन्हीं की देन है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा की दृष्टि से ये है कि वो मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। और उनके उत्तराधिकारी कौन बने? उनके शिष्य भाई लहना, जो बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। तो गुरु अंगद देव जी जो दूसरे गुरु थे, उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? उनका सबसे बड़ा योगदान है पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। ये एक बहुत बड़ा कदम था, और उन्होंने गुरु नानक देव जी की शुरू की हुई लंगर प्रथा को स्थायी बना दिया। और वो मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे? जी, वो हुमायूं के समकालीन थे। इसके बाद तीसरे गुरु अमरदास जी आए। उनके बारे में क्या खास है? गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल में 84 सीढ़ियों वाले एक कुएं का निर्माण करवाया, जिसे बावली साहिब कहते हैं। साथ ही उन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। अच्छा। और उन्होंने ही आनंद कारज विवाह की शुरुआत भी की थी। हाँ, आनंद कारज की शुरुआत उन्होंने ही की। वो अकबर के समकालीन थे और कहा जाता है कि अकबर उनसे बहुत प्रभावित थे। चौथे गुरु रामदास जी। अमृतसर शहर की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। एकदम सही। अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दी थी, जिस पर उन्होंने अमृतसर सरोवर और नगर बसाया। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया। क्या बदलाव? उन्होंने गुरु के पद को पैतृक बना दिया, मतलब हेरिडिटरी कर दिया। और उनके बाद पांचवें गुरु अर्जन देव जी आए। उनके समय में तो सिख धर्म का स्वरूप और भी स्पष्ट हुआ। जी हाँ, उन्होंने ही अमृतसर सरोवर के बीच में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, और 1604 में उन्होंने सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया। लेकिन उनके साथ एक दुखद घटना भी जुड़ी है। वो पहले शहीद गुरु थे। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट था। जहांगीर के विद्रोही बेटे खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने उन्हें शहीद करवा दिया। यहाँ से सिख धर्म और मुगलों के बीच टकराव की शुरुआत हुई, जो आगे और बढ़ी। बिल्कुल। और इसी टकराव ने छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय में एक नया रूप लिया। उन्हें सैनिक संत भी कहा जाता है ना? जी, सेंट सोल्जर। उन्होंने ही सिख समुदाय को एक सैन्य शक्ति में बदलना शुरू किया। उन्होंने मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें धारण की। मीरी और पीरी, इसका क्या मतलब है? मीरी का मतलब था राजनीतिक सत्ता और पीरी का आध्यात्मिक सत्ता। ये संदेश था कि अब सिख अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाएंगे। उन्होंने ही अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। इसके बाद 7वें और 8वें गुरु का कार्यकाल अपेक्षाकृत शांत रहा। हाँ, गुरु हर राय जी जो 7वें गुरु थे, उन्होंने शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था। और 8वें गुरु हरकिशन जी तो बाल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। बाल गुरु? जी, वो सिर्फ 5 साल की उम्र में गुरु बने थे। दिल्ली में चेचक के रोगियों की सेवा करते हुए उनका निधन हो गया। और फिर 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनका बलिदान तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के जबरदस्त धर्म परिवर्तन का विरोध किया था। और इसी वजह से औरंगजेब ने? जी, औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी शहीदी हुई। और इस बलिदान के बाद आए 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने तो सिख समुदाय को एक पूरी तरह से नया रूप दे दिया। बिल्कुल। उनका जन्म पटना में हुआ था और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिख इतिहास की सबसे निर्णायक घटना थी। खालसा पंथ, इसमें क्या खास था? उन्होंने सिखों को एक योद्धा के रूप में संगठित किया। 5 ककार केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्चा अनिवार्य किए।
पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर की पहचान दी। और उन्होंने ही देहधारी गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया। जी, उनका अंतिम संदेश था कि अब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के शाश्वत गुरु होंगे। तो गुरु परंपरा की समाप्ति के बाद जो राजनीतिक शून्य बना उसे किसने भरा? सिख एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कैसे उभरे? इसकी शुरुआत की गुरु गोबिंद सिंह जी के ही एक शिष्य बंदा सिंह बहादुर ने। अच्छा, बंदा सिंह बहादुर। उनका असली नाम तो कुछ और था, है ना? हाँ, उनका प्रारंभिक नाम लक्ष्मण देव था। उनका उद्देश्य था पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना करना। उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और उन्होंने कुछ सिक्के भी चलवाए थे। जी, उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलवाए और उन्होंने सरहंद के फौजदार वजीर खान की हत्या करके छोटे साहबजादों की शहीदी का बदला भी लिया। लेकिन उनका अंत भी दुखद रहा। हाँ, 1716 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर उन्हें शहीद कर दिया गया। तो बंदा बहादुर की शहादत के बाद तो सिख शक्ति फिर से बिखर गई होगी? कुछ समय के लिए हाँ, लेकिन फिर 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर इन बिखरी हुई सिख टुकड़ियों को फिर से एकजुट किया गया और दल खालसा का गठन हुआ। दल खालसा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मुगलों और अहमद शाह अब्दाली जैसे बाहरी आक्रमणकारियों से संगठित होकर लड़ना। और इसी दल खालसा से मिसल व्यवस्था की शुरुआत हुई। बिल्कुल। प्रशासनिक सुविधा के लिए दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया, जिन्हें मिसल कहा जाता था। इसकी कमांड जस्सा सिंह आहलूवालिया को सौंपी गई। इनमें से कुछ मिसलें ज्यादा ताकतवर रही होंगी? जी, जैसे भंगी मिसल उस समय सबसे ताकतवर थी, और एक थी शुकर चकिया मिसल, जिससे महाराजा रंजीत सिंह संबंधित थे। तो यहाँ से कहानी में महाराजा रंजीत सिंह का प्रवेश होता है, पंजाब में सिख साम्राज्य के असली संस्थापक। एकदम सही। उनका जन्म 1780 में शुकर चकिया मिसल में हुआ था। वो एक असाधारण नेता थे। उन्होंने ही इन सभी मिसलों को एकजुट करके एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? उनका साम्राज्य मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक फैला हुआ था। एक बहुत बड़ा इलाका था। और लाहौर पर उनका अधिकार कैसे हुआ? 1799 में उन्होंने काबुल के शासक जमान शाह को हराया था। कहानी ये है कि जमान शाह की कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई थीं, जिन्हें रंजीत सिंह ने निकलवाकर वापस भिजवाया। अच्छा। हाँ, इसी से खुश होकर जमान शाह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। तो लाहौर उनकी राजनीतिक राजधानी बनी और अमृतसर धार्मिक राजधानी। तो अब उत्तर भारत में दो बड़ी ताकतें थीं, एक तरफ रंजीत सिंह का सिख साम्राज्य और दूसरी तरफ अंग्रेज। हाँ, इनके बीच के संबंधों को समझना आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इन संबंधों को परिभाषित किया 1809 की अमृतसर की संधि ने। इस संधि की जरूरत क्यों पड़ी? अंग्रेज तो उस समय काफी शक्तिशाली थे। हाँ, पर उन्हें एक डर था। 1807 में फ्रांस और रूस के बीच तिलसित की संधि हुई थी। अंग्रेजों को लगा कि ये दोनों मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं। तो उन्हें उत्तर पश्चिम सीमा पर एक बफर स्टेट, एक दोस्त राज्य की जरूरत थी। एकदम। इसीलिए उन्होंने रंजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव दिया। इस संधि की मुख्य शर्तें क्या थीं? सबसे मुख्य शर्त थी कि सतलुज नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान लिया गया। चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच ये संधि हुई। मतलब सतलुज के पश्चिम में रंजीत सिंह का राज और पूरब में अंग्रेजों का। जी। इसका सीधा असर ये हुआ कि रंजीत सिंह ने पूरब की तरफ विस्तार का विचार छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत पश्चिम और उत्तर की ओर लगा दी। और इसी के बाद उन्होंने कांगड़ा, कश्मीर और पेशावर जैसे इलाके जीते। हाँ, 1809 में कांगड़ा, 1813 में कश्मीर। और कश्मीर जीतने पर ही उन्हें अफगान अमीर शाह शुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी मिला था। फिर 1818 में मुल्तान और 1823 में पेशावर। तो जब तक रंजीत सिंह जीवित थे, ये संधि कायम रही और एक तरह से शांति बनी रही। जी। लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के साथ ही साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनकी मृत्यु के बाद की अस्थिरता, यही वो मौका था जिसका अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। रणजीत सिंह की मौत के बाद दरबार में अराजकता फैल गई। गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकारी कौन थे? कई शासक आए और गए। 1839 से 43 के बीच, मतलब सिर्फ 4 साल में खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह सब बदले गए। एक योग्य नेतृत्व का पूरी तरह से अभाव था। तो आखिर में गद्दी पर कौन बैठा? 1843 में रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह, जो उस समय सिर्फ 5 साल के थे, उन्हें राजा बनाया गया और उनकी मां महारानी जिंद कौर उनकी संरक्षिका बनी। तो एक बच्चा राजा
और दरबार में साजिशें, ये तो युद्ध के लिए एक आदर्श स्थिति थी। हाँ, और अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सतलुज सीमा पर अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। ये एक तरह से सिखों को उकसाने जैसा था। सिखों को लगा कि अंग्रेज अमृतसर की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। जी, और इसी के जवाब में सिख सेना ने सतलुज नदी पार कर ली। और यही पहले आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण बना। हाँ, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। उन्होंने इसे संधि का उल्लंघन मानकर तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। ये युद्ध 1845-46 में हुआ। इसमें कौन-कौन सी मुख्य लड़ाइयां हुई? इसमें 4 मुख्य लड़ाइयां हुई: मुदकी, फिरोजपुर, अलीवाल और सबराओं की लड़ाई। और परिणाम? सिख सेना तो बहुत बहादुर मानी जाती थी। बहादुर तो थी, लेकिन चारों ही युद्धों में सिख सेना की हार हुई। इस हार के बाद संधियां हुई। पहले लाहौर की संधि जी, 9 मार्च 1846 को। इसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थीं। सतलुज के पूर्वी प्रदेश और जालंधर दोआब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और युद्ध का हर्जाना भी लगाया गया था। हाँ, 1.5 करोड़ रुपए का, जिसे सिख दरबार चुका नहीं पाया। तो हर्जाने के बदले अंग्रेजों ने कश्मीर का इलाका गुलाब सिंह को 1 करोड़ में बेच दिया। और लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी नियुक्त किया गया। जी हाँ, लेकिन इसके बाद एक और संधि हुई, भैरोवाल की संधि। ये क्यों हुई? 16 दिसंबर 1846 को। इसके तहत रानी जिंद कौर की संरक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें पेंशन पर भेज दिया गया। प्रशासन के लिए 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो अंग्रेजों के अधीन काम करती थी। मतलब अब सिख साम्राज्य बस नाम का ही रह गया था। हाँ, और लाहौर में एक स्थायी अंग्रेजी सेना भी रख दी गई, जिसका पूरा खर्च भी दलीप सिंह को ही उठाना था। तो ये तो पहले युद्ध ने ही सिख साम्राज्य की कमर तोड़ दी। अब हम अंतिम और निर्णायक संघर्ष यानी दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं। इसकी वजह क्या थी? इसके तात्कालिक वजह बना मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह। मुल्तान का विद्रोह? हाँ, अंग्रेजों ने उस पर राजस्व बहुत बढ़ा गया था, जिसे देने से उसने मना कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए अंग्रेजों ने अपने 2 अफसर भेजे, लेफ्टिनेंट एगन और एंडरसन। और उनकी हत्या कर दी गई। जी, मुल्तान में उनकी हत्या हो गई और ये विद्रोह की चिंगारी पूरे पंजाब में फैल गई और यही दूसरे युद्ध का कारण बनी। ये युद्ध 1848-49 में हुआ। इसमें कौन सी प्रमुख लड़ाइयां थी? इसमें 3 मुख्य लड़ाइयां थीं। रामनगर का युद्ध, जिसमें अंग्रेज जीते, फिर चिलियांवाला का युद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसमें क्या हुआ था? चिलियांवाला के युद्ध में सिखों की जीत हुई थी। ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन आखिरी लड़ाई निर्णायक साबित हुई। हाँ, गुजरात का युद्ध 1849 में, इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं। इसमें अंग्रेज सेनापति ह्यू गफ ने सिख सेना को पूरी तरह से हरा दिया और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके साथ ही रणजीत सिंह के साम्राज्य का अंत हो गया। बिल्कुल। 1849 में पंजाब का पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। और महाराजा दिलीप सिंह और कोहिनूर हीरे का क्या हुआ? दिलीप सिंह को गद्दी से हटाकर पेंशन दी गई और उन्हें अपनी मां रानी जिंद कौर के साथ पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और कोहिनूर हीरा, उसे दलीप सिंह से लेकर ब्रिटिश महारानी को भेज दिया गया। तो ये था आंग्ल सिख संघर्ष और एक महान सिख साम्राज्य के उदय और पतन का संक्षिप्त इतिहास। अगर आंग्ल सिख संघर्ष से जुड़े श्रोताओं के कोई भी प्रश्न है तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और हमें ये भी बताएं कि क्या ये विषय परीक्षा की दृष्टि से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।